दोस्तों, आपने इतिहास की किताबों में अक्सर पढ़ा होगा अकबर महान। अकबर महान की शौर्य गाथाओं से पूरी की पूरी इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करी, एक राजा होते हुए जंगलों में घास फूस की रोटियां खाई, भीलों के साथ रहना पसंद किया, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं बेचा, वो व्यक्ति थे राजपूताना से महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, मेवाड़ी सरदार, जिन्होंने अकबर की गुलामी को अपने जीवन काल में कभी स्वीकार नहीं किया और आखिर में अकबर के घमंड को चूर चूर करके मिट्टी में मिला दिया। उनके लिए हमारे इतिहास में सिर्फ एक पेज दिया जाता है जिसमें इनको बताया जाता है कि ये मेवाड़ के राजा थे और अकबर से हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे। इस तरीके से हमारे इतिहास को डाइवर्ट करने वाले लोगों से मेरा प्रश्न है कि अगर अकबर महान थे तो महाराणा प्रताप क्या थे, जिन्होंने कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करी। दोस्तों, आज बात करेंगे इन धरती पुत्र मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। उससे पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में 9 मई 1540 में हुआ था। इनके पिता मेवाड़ के राजा उस समय महाराणा उदय सिंह थे और इनकी माता थी जयवंता बाई। जयवंता बाई जो इनकी माताजी थी, वो इनको शुरू से ही इनके दादा परदादा की जो शौर्य गाथाएं थी उनको बताती थी। इस तरीके से इन गाथाओं को सुनते हुए महाराणा प्रताप बड़े हुए और जब ये थोड़े से और बड़े हो गए तो इन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ ये सुबह के समय तो शिक्षा दीक्षा लेते थे गुरुकुल में, लेकिन दोपहर के समय ये लोहारों की बस्तियों में निकल जाते थे। इनको लोगों से मिलने में, लोगों के बीच जाने में बड़ा आनंद आता था और ये वहाँ हथियार जो बनाते थे लोहार, उसको देख के बड़े खुश होते थे और उनसे सीखते थे कि ये भाला और तलवार किस तरीके से बना रहे हैं। इस तरह महाराणा प्रताप लोगों के बीच में इस कदर घुल मिल गए थे कि वो इसको अपना राणा मानने लगे थे कि यही वो योद्धा है जो आगे चल के मेवाड़ का सरदार बनेगा। भील इनको कीका कहकर बुलाते थे और लोहारों ने तो इन्हें अपना राणा मानना शुरू कर दिया था। ये बचपन से ही बड़े वीर थे। जो अफगानी बस्तियां थीं जिनमें के मुगल, मेवाड़ क्या है उस समय एक व्यापार का रास्ता हुआ करता था, जो सेंट्रल एशिया से व्यापार होता था हिंदुस्तान में, वो मेवाड़ के थ्रू होता था। तो जब ये मुगल वहां से गुजरते थे, ये छोटे से ही थे, गुलेलों से उनके ऊपर हमला कर देते थे। मैं शुरू से ही योद्धा थे महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह क्या है, इनकी जो दूसरी रानी थी धीरबाई सा, ये उससे कुछ ज्यादा प्रेम करते थे। तो इनके कहने पे इन्होंने धीर बाईसा के जो पुत्र थे जगमाल, उनको मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राणा बनता है, लेकिन महाराणा प्रताप का बड़ा हृदय था, उन्होंने इस बात को मान लिया, पिता के आदेश को मान लिया और जगमाल को मेवाड़ की राज सत्ता सौंप दी। अब जो इस बात से राज्य के जो सामंत और सरदार थे, यहाँ तक कि जनता भी थी, उसने भी इसका विरोध किया। सब लोग तो प्रताप को ही अपना राणा मानते थे, लेकिन समय के साथ साथ क्या है, यहाँ पे लोगों को भी लगा कि नहीं यार, अगर राणा उदय सिंह ने अगर ये निर्णय लिया है तो शायद ठीक ही होगा। अब होता यह है कि उदय सिंह भी उस समय लड़ाइयाँ लड़ रहे थे मुगल शासन से। उन्होंने भी कभी मेवाड़ को उनके झंडे के नीचे नहीं लाए मुगलों के, और 1572 ईस्वी में यहाँ उदय सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। उनके अंतिम संस्कार में पूरा मेवाड़ आता है, लेकिन उस समय इनका जो जगमाल था जिसको राज सत्ता सौंपी थी, ये उस समय अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। अब इस संकट की घड़ी में भी जब जगमाल के पिता थे उदय सिंह, उनके अंतिम संस्कार में भी ये नहीं पहुंचा, तो इस बात से पूरी जनता नाराज हो गई और सरदारों ने वहां गोगुंदा की पहाड़ियों पे रक्त से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और बोला कि आज से हमारे महाराणा राणा प्रताप ही होंगे। और जब राणा प्रताप को राजा बना लिया इन्होंने, तो इन्होंने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया। लेकिन राणा की आने की खबर सुनते ही इनका जो छोटा भाई था जगमाल, वो राजगद्दी छोड़ के चला गया और सीधा अकबर की शरण में चला गया। अब हो ये रहा था दोस्तों कि 15वीं शताब्दी के आसपास जब अकबर का शासन था और मुगल पूरी तरह से दिल्ली की सत्ता पे अपना परचम लहरा रहे थे, अकबर क्या एक विस्तारवादी राजा था। ये चाहता था कि सभी अपना अपना राज्य करें, लेकिन मेरे झंडे के नीचे राज्य करें, यानी कि मेरे को अपना राजा माने, फिर इन्हें अपना जैसे भी राजा चलाना है, राज्य चलाना है, ये चलाएं। जब ये पूर्व की तरह सबको जीत के आ गया अकबर, तो इसने पश्चिम में जहाँ के ये राजपूताना राज्य थे, इन्हर इन अपना फोकस किया।
यहाँ पे इसने सबसे पहले आमेर रियासत पे अपना आक्रमण किया, और यहाँ पे लड़ाई करने से पहले ही जो आमेर के उस समय राजा थे, राजा मान सिंह, उन्होंने अकबर की बादशाहत स्वीकार कर ली। शुरू में तो राजपूत घरानों ने आमेर को धिक्कारना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मेवाड़ उस समय भी दोस्तों किसी का गुलाम नहीं हुआ, आखिर तक भी मेवाड़ किसी का गुलाम नहीं हुआ। लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं बेचा। अब गोगुंदा की पहाड़ियों पे तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता रहता है, लेकिन ऑफिशियली इनका राज्याभिषेक 1573 में हुआ था। अब उस समय तक मेवाड़ का जो खजाना था वो काफी खाली हो चुका था, क्योंकि इनके पिता भी लगातार मुगलों से लड़ाइयां लड़ रहे थे। अब चित्तौड़ और मेवाड़ का जो भाग था उस पे ज्यादातर भाग पे मुगलों का कब्जा हो चुका था, लेकिन जो सेंट्रल बचा था कुंभलगढ़ साइड का, वहां पे अभी भी मुगल राज्य नहीं कर पा रहे थे। तो अकबर ने क्या है, जो बचा कुचा मेवाड़ था इस पे कब्जा करने के लिए एक रणनीति बनाई। वो चाहता था कि मैं लड़ाई ना करूं, लेकिन जब महाराणा प्रताप ने सोचा कि अकबर अभी भी नहीं मान रहा है और यहाँ तक भी लड़ाई करना चाहता है, तो इन्होंने अपने पूरे सरदारों को बुलाया और वहां पे इन्होंने एक शपथ ली कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। रात महलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की धाड़ से अब हमारा टकराव विशाल सेना से होगा, तैयार हो जाइए। और इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। लोहारों को हथियार बनाने का काम सौंपा गया और सरदारों को भी प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास करवाया गया। जब ये सारे समाचार अकबर तक पहुंचे तो अकबर ने भी राणा को रोकने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अकबर बिना युद्ध के ही महाराणा प्रताप को अपने झंडे के अधीन लाना चाहता था, तो इसके लिए उसने 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सितंबर 1572 में जलाल खान राणा प्रताप के पास गया। इसके बाद मानसिंह 1573 में गया, फिर भगवान दास सितंबर 1573 में गया। इसके बाद राजा टोडरमल दिसंबर 1573 में गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी किसी की नहीं सुनी और इनको बोल दिया कि मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहेगा और ये किसी मुगल के झंडे के अधीन काम नहीं करेगा। अब महाराणा के अधीनता न स्वीकार करने पे 1576 में अकबर ने जो आमेर का राजा था मानसिंह, उसको अपना सेनापति बनाया। उसके साथ 1 लाख मुगल सेना दी, उसमें राजपूत सैनिक भी थे। और मानसिंह ने 3 अप्रैल 1576 को अपनी सेना कूच कर दी कुंभलगढ़ किले की तरफ। और इस तरीके से 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। ये एक छोटी सी जगह थी जो 2 दर्रों के बीच में थी, घाटी थी ये एक। यहाँ पे अभी मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, तब महाराणा प्रताप ने मैं अभी आपको इस युद्ध का वर्णन सुनाता हूँ, ये युद्ध किस तरीके से लड़ा गया था। यहाँ महाराणा प्रताप ने अपनी हरावल सेना को प्रहार करने के लिए आगे भेज दिया। अब जब हरावल सेना ने मुगलों के 3 हरावल दस्तों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, इस घनघोर हमले से घबराकर मुगल सेना का हरावल दस्ता भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकला। अब मेवाड़ और मुगल सेना पूरी तरह से आमने सामने आ गई थी। तभी यहाँ पे हिंदू विराट शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में कदम रखा और राणा के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा प्रताप जिस तरफ जाते वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते थे। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था, इससे पहले सिर्फ उन्होंने उनका नाम ही सुना था। जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जब वो बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे, प्रताप हाथ में तलवार लेके जब चलते थे तो लगता था मानव आदि सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। उनके चेहरे पे सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। अब युद्ध भूमि में किसी मुगल सैनिक ने महाराणा प्रताप को छेड़ने की कोशिश नहीं करी और महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटे की लड़ाई में वहां पे लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरावली की घाटी की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी अरावल सेनापति था जो मेहतर खान, वो जोर जोर से चिल्लाया कि युद्ध भूमि में खुद अकबर आ रहे हैं। अब जब सेना ने ये सुना तो बोला, अगर हमें भागते हुए देखा तो अकबर हमें रास्ते में ही मार देगा, इससे अच्छा हम राणा के हाथों ही मर लेते हैं। इस तरीके से सारी सेना लौट के आई, फिर दोबारा से लड़ाई शुरू होने लगी। यहाँ पे एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये था एक बहलोल खान सेनापति था मुगलों का। ये व्यक्ति इतना क्रूर था कि 3 साल के बच्चे, जो हिंदू बच्चे होते थे, ये उनको भी मार देता था। इतना क्रूर था। इसने कसम खाई थी कि मैं महाराणा प्रताप को मारूंगा। जब ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने पड़ गया
और महाराणा प्रताप को भी पता था कि ये बहुत ही क्रूर प्रजाति का व्यक्ति है। और महाराणा प्रताप का जो भाला था वो ही कुल 72 किलो का हुआ करता था। उनकी तलवार 15-20 किलो की थी। 21 किलो का इनका छाती का कवच था। इस तरीके से 208 किलो वजन के साथ ये युद्ध के मैदान में उतरते थे। जब इन्होंने अपने सामने बहलोल खां को देखा तो इतने ज्यादा ताकतवर थे और इतना ज्यादा गुस्सा था इन्हें बहलोल खान के ऊपर कि एक ही तलवार के वार में इन्होंने बहलोल खां को घोड़े समेत बीच में से चीर दिया था। जिस तरीके से आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को चीर दिया था। इतनी ताकत थी दोस्तों इनके पास। अकबर नाटे से कद का था। अकबर ने इनसे कम से कम 15 से 20 साल तक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध के मैदान में नहीं आया, क्योंकि उसे पता था जब इतने बड़े बहलोल खान जो नाश्ते में सिर्फ एक बकरे को खा जाता है, उसका एक ही वार में घोड़े समेत चीर दिया तो मेरा क्या हाल होगा। इतना डरता था अकबर महाराणा प्रताप से। अब लड़ाई इस तरीके से चल रही थी हल्दीघाटी युद्ध की कि महाराणा प्रताप जो मानसिंह था सेनापति, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ये भी एक बड़ा ही रोमांचकारी किस्सा है। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को आदेश दिया और चेतक ने, जो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे मानसिंह, वो उनको मारना चाहते थे महाराणा प्रताप। चेतक ने अपने दोनों आगे वाले पैर हाथी की सूंड पर रखे। ये एक ग्राफिक्स है जिससे आप देख सकते हो ये किस तरीके से था। इस तरीके से चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी की सूंड के ऊपर रखे और महाराणा प्रताप ने जो भाले का प्रहार किया मानसिंह के ऊपर, लेकिन मानसिंह हाथी के ऊपर जो हौज होता है उसमें छिप गया और इसमें इसका जो महावत था वो मारा गया। लेकिन यहाँ दोस्तों एक दुर्घटना हो जाती है कि इसमें उस समय हाथी के सूंड पे तलवार बंधी हुई होती थी, उससे चेतक का आगे वाला पैर कट जाता है। अब चेतक का आगे वाला पैर कट गया तो चेतक युद्ध में पूरी तरह से लड़ नहीं पा रहा था उस पैर की वजह से। तभी वहां पे सादड़ी रियासत के जो झाला पिता थे उन्होंने कहा कि हुकुम, आप चेतक को यहाँ से लेके चले जाओ, इसको वैद्य की जरूरत है, नहीं तो इसका बच पाना मुश्किल होगा। अब महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े चेतक को ना पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झाला पिता को मेवाड़ का राज छत्र दिया, उनसे कहा सेना को पूरा नेतृत्व देना, और उन्होंने स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की ओर मोड़ लिया। यहाँ भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिलने लगी। अब महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मुगलों की सेना थी ये महाराणा प्रताप के पीछे लगी हुई थी। उनके साथ शक्ति सिंह भी था जो महाराणा प्रताप का भाई था, वो भी मुगलों के साथ ही लड़ रहा था। जब ये इनके पीछे पीछे चलने लगे तो बीच में एक खाई आई, वो तकरीबन 26 फीट की खाई थी। तो चेतक ने अपने राणा को बचाने के लिए उस 26 फीट की खाई को एक ही छलांग में पार कर दिया और मुगल सैनिक सारे के सारे पीछे रुक गए। इस तरीके से दोस्तों वहां पे इस छलांग के बाद चेतक गिर पड़ता है, घायल हो जाता है बुरी तरीके से। और जब इस घटनाक्रम को शक्ति सिंह देख रहा होता है तो दोस्तों एक जानवर की वफादारी को देख के उसे अपने आप से ग्लानि महसूस होती है कि एक जानवर इतना वफादार है और मैं अपने भाई के खिलाफ मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ रहा हूँ। और जब ये दूसरे रास्ते से पहुंच के महाराणा प्रताप के पास जाता है तो वहां पे चेतक को सहला रहे होते हैं। उस समय शक्ति सिंह को देख के महाराणा प्रताप बोलते हैं, सीना खुल्या मार भाला तुम गोद गुलाम टीकन लागे, भारत माते कह दूंगा तेरे पुत्र दामन में बिकन लागे। ये सुन के और एक जानवर की वफादारी को देख के शक्ति सिंह फूट फूट कर रोने लगता है और महाराणा प्रताप के पैरों में जा गिरता है। इस तरीके से दोस्तों उस जगह पे चेतक का स्वर्गवास हो जाता है। आज वहां पे चेतक का एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, लोग वहां पे चेतक के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इधर हल्दी घाटी में युद्ध चल रहा था तो घाटी में क्या है, राणा की सेना दर्रों में लड़ रही थी, लेकिन वहां पे मानसिंह दर्रों में नहीं जाना चाहता था। उसे पता था ये इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और मेरी पूरी सेना मारी जाएगी। तो मानसिंह अपनी सेना को आदेश देता है कि चलिए अजमेर की तरफ वापस चलते हैं। और इस तरीके से अकबर की विशाल सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने चूर चूर करके मिट्टी में मिला। अकबर की 1 लाख सेना थी दोस्तों और महाराणा प्रताप के सिर्फ 20 से 25 हजार जवान वहां पे लड़ रहे थे। इस तरीके से इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस युद्ध का परिणाम दोस्तों इतिहासविद कहते हैं कि ये युद्ध महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन मेरा मानना यह है इस युद्ध में ना अकबर जीता
और न महाराणा प्रताप हारे, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप उनके झंडे के नीचे आ जाएं। वो हुआ नहीं। और महाराणा प्रताप इसलिए नहीं हारे क्योंकि उनका जो राज्य था वो उन्हें छोड़ना पड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन कुंभलगढ़ आज भी उन्हीं के पास था। अब कुंभलगढ़ मेवाड़ का पूरा खजाना खाली हो गया था। तो हल्दी घाटी के 4 महीने बाद ही अकबर ने शहबाज खान को अपना सेनापति नियुक्त किया और उसे कुंभलगढ़ पे चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने एक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्हें पता था कि अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरी सेना भी कम है, इस तरीके से मैं अपनी सेना को क्यों मरवाऊं। दोस्तों, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है। वो हमला करेगा और करारे प्रहार के साथ करेगा। ये यहाँ पे महाराणा प्रताप की स्ट्रेटेजी थी। और इस तरीके से इन्होंने कुंभलगढ़ को उस समय छोड़ दिया और ये जंगलों में चले गए। यहाँ पे शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे अपना कब्जा कर लिया। कुछ महीने बाद ही महाराणा प्रताप अपनी पूरी सेना की तैयारी के साथ भीलों को इकट्ठा करके फिर कुंभलगढ़ पे आक्रमण करते हैं और शहबाज खान को वहां से भगा देते हैं और फिर से कुंभलगढ़ पे महाराणा प्रताप का अधिकार हो जाता है। अब दोस्तों, ये तो छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन अब महाराणा प्रताप चाहते थे कि मैं अकबर पे डायरेक्ट आक्रमण करूं और बड़ा आक्रमण करूं। इसके लिए इनको पैसे की जरूरत थी, सेना की जरूरत थी। इसके लिए ये सिंध की तरफ जाते हैं। सिंध जाने के लिए गुजरात से रास्ता गुजरता है, लेकिन जब ये गुजरात पहुंचते हैं तो वहां पे एक परमवीर थे, दानवीर थे, भामाशाह। उन्होंने जब महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनी कि किस तरीके से इन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करी, यहां तक कि अकबर ने महाराणा प्रताप को ये बोल दिया था कि तुम आधे हिंदुस्तान पे राज्य कर लेना, लेकिन मेरे झंडे के अंदर आ जाओ। लेकिन उस ऑफर को भी महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया था कि मैं एक आधे हिंदुस्तान पे राज्य करने के लिए अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं कर सकता हूं। जब ये ऐसी शौर्य गाथाएं सुनी दानवीर भामाशाह ने, तो इन्होंने अपना पूरा खजाना महाराणा प्रताप पे लुटा दिया। और उस समय दोस्तों 25 लाख रुपए की सहायता, ये 1500 ईस्वी की बात हो रही, 25 लाख रुपए की सहायता इन्होंने दी महाराणा प्रताप को, जो कि इनके लिए बहुत पर्याप्त थी। इन्होंने सिंधु जाना छोड़ दिया, सिंध की तरफ जाना छोड़ दिया और वापस मेवाड़ की तरफ रुख कर लिया। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, पैसा इनके पास आ गया था, भीलों को इकट्ठा किया और लोहारों से हथियार बनाने के काम दिए। सारा कुछ इकट्ठा करके 1582 में राणा ने दीवेर के दर्रों में मुगल सेना पे आक्रमण कर दिया। यहाँ पे इन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर किया था और इस तरीके से महाराणा प्रताप ने दीवेर के किलों पे केसरिया ध्वज लहराया। अब दीवेर की हार से जब बौखला गया अकबर, तो इसने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसको भी बुरी तरह पराजित करके वापस भेज दिया। इसके बाद महाराणे ने कमल मीर के किले को जीत लिया। जब ये लगातार जीतते जा रहे थे तो 1585 में इन्होंने चावड़ को भी जीत लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद धीरे धीरे राणा ने जितने भी मुगलों ने इनके 32 किले जीते थे, सबको इन्होंने अकबर से वापस ले लिया और अपने जीवन काल में जितना इलाका इन्होंने गवाया था अकबर के हाथों, उस सबको वापस ले लिया। जो इन्होंने शपथ ली थी अपने राज दरबार में, उसको पूरा किया। अब इनको एक व्यक्ति से और बदला लेना था, वो था मानसिंह, आमेर का राजा जिसने देशद्रोह का काम किया था। उससे बदला लेने के लिए इन्होंने आमेर पे चढ़ाई कर दी, वहां पे मालपुरा पे आक्रमण किया और वहां पे मान सिंह की जितनी भी दौलत थी उसको लपेट लिया, सारी को लेके अपने सैनिकों में बांट दिया। और मान सिंह डर के वहां से भाग गया, पता है महाराणा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस तरीके से मान सिंह को इन्होंने हराने के बाद अकबर को अब वहां एहसास हो गया था कि भाई इस राजपूत शेर को छेड़ना बहुत मुश्किल है, इसको पकड़ना नामुमकिन काम है, ये कभी मेरे काबू में नहीं आएगा। इसके बाद जो इन्होंने 12 सालों तक मेवाड़ पे शासन किया, तो इन्होंने 4 चांद लगा दिए मेवाड़ के शासन में। मेवाड़ बहुत उस समय धनी राज्य इन्होंने बना दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 19 जनवरी 1597 को, जब महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 57 वर्ष ही थी, एक शेर के शिकार के वक्त ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और वहां पे इनका स्वर्गवास हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों धरती पुत्र महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का स्वर्गवास हो जाता है और हमारे एक सूरवीर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी गाथाएं आज भी यहाँ सुनाई जाती हैं। हमारा मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप सिंह। दोस्तों ये सब कुछ था महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।